नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में आपको 3 बड़ी खबरें बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा आज कोलकाता पहुंचकर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया है। यशवंत काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना कर चुके थे। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने मीडिया से कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति पर विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली दल, बीजेडी, शिवसेना पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? सिन्हा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव यानी 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम अपनी पार्टी में यशवंत सिन्हा का स्वागत करते हैं। उनकी हिस्सेदारी से चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी। सिन्हा ने आपको बता दें कि साल 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी और उसके बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल भी उन्हें इस मंत्रालय का वहां पर कार्यभार मिला था। उन्होंने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री की भूमिका निभाई थी। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। उमेश सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। उमेश जी, पहला रिएक्शन आपका ही लूंगी क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी देखिए काजल जी, हाँ। ये जो है झटका तब होता है कोई हमारे पार्टी के बड़े नेता कोई साथ छोड़ दें अचानक, तब वो झटका होता है। और राजनीति में ये सब चीजें बहुत महत्व नहीं रखती हैं, सब अपने हिसाब से जाते हैं। और जसवंत सिन्हा जी काफी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पुराने लीडर हैं। मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है क्योंकि भाजपा में ही बहुत पहले रहे हैं और बहुत काम किए हैं उन्होंने। लेकिन आज जिस तरह से इतने सीनियर लीडर हो करके और चुनाव आयोग के ऊपर और न्यायपालिका को राजनीति में घसीटना, उनके ऊपर आरोप लगाना, ये सब शायद अच्छा नहीं लगता है ऐसे बड़े नेताओं को, और ये नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। ये सभी के लिए मेरा कहना है। सिंह जी, यशवंत सिन्हा झूठ बोल रहे हैं क्या? ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, वो उनकी आत्मा जाने। लेकिन ये चीज पूरा देश तो इस चीज को समझ रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए आपको क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं? किसी के भी पार्टी को हो, लेकिन कम से कम न्यायपालिका और चुनाव आयुक्त को तो बाहर रखना चाहिए, उसको राजनीति में रखने का कोई मतलब सच, नहीं। बस ये बताइए, झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? संयम नहीं बरत रहे हैं, फिर भी वो संयम नहीं बरत रहे हैं जो एक अच्छे लीडर को के अंदर होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि यशवंत सिन्हा क्या झूठ बोल रहे हैं? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़े हैं, उनको पार्टी ने निकाला नहीं है, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के जा। सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उमेश सिंह जी, ऊपर आरोप लगा देना केवल अपने व्यक्तिगत। ठीक है, आरोप ठीक है। यशवंत सिन्हा झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? वो उनका जाने, उनका दिल जाने, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं। वो जो बोले पार्टी के लिए बोले, पार्टी के लिए प्रचार करें, जिस पार्टी में रहे उसके लिए प्रचार करें। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर दयाशंकर, आज तो एक संजीवनी एक तरीके से टीएमसी को मिल गई है, क्योंकि अब तक जो ममता बनर्जी कह रही थी वो एक बार फिर से सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। कि ये जवाब नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुजरात के ठग घूम रहे हैं और 2 वहीं के और हैं, अडानी और अंबानी। तो एक व्यक्ति जो ईमानदार रहता है, अगर कहीं पे जाके बात को कहता है ये देखिए, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं
और एक आईएएस भी रहे हैं, उन्होंने तुलना करके बताया कि किस तरह से चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सब किस तरह से इनके पक्ष में काम कर रहा है। 8 चरण में चुनाव, दीदी ने तो पहले ही आवाज उठाया था, कहीं ना कहीं सिन्हा साहब भी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं देश में। जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं है आपके पास? देखिए, मेरे पास सब चीज का जवाब है काजल जी। ये पूरी तरह से एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैं इनका सम्मान कर रहा था और ये बिल्कुल गलत है। ये पूरा कोई इसको पसंद नहीं करेगा कि न्यायपालिका को और चुनाव आयुक्त को ला करके हम बीच में घसीटें, वो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते। ये टोटल गलत है। और आज जो बोल रहे हैं, एक आदमी जो अदर पार्टी में, वो हमारी पार्टी से नहीं गए हैं, पार्टी बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उसके बाद जा करके वो बहुत सारी पार्टियों में जा के घूमे हैं। उसके बाद आज उनको टीएमसी का सहारा मिला। आज टीएमसी के लोग अगर कुछ बोले तो आज पूरी टीएमसी तो बहुत टाइम से चल रही थी उनके साथ में, दिक्कतें उनके साथ में बहुत टाइम से चल रही थी, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था और वही सच्चाई आज निकलकर सामने आई है। देखिए, अगर वही सुना जाता तो वही सुनते रहते। आज देश को इतने ऊपर नहीं ले जाते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको सबका अपना अपना विचार होता है, उसके ऊपर चलना पड़ता है सभी को। मंत्रियों को, सहयोगियों को काम है कि जो आगे हो, अगुआ हो, उसकी जिम्मेदारी रहती है, उसको जवाबदेही रहती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हर आदमी अपने हिसाब से चलेगा तो वही रह जाएगा जहां आज के। लगा या नहीं लगा? और आज पहले उसको देखे कि आज टीएमसी के विधायक और सांसद और एक पार्टी के छोटे से बड़े नेता तक किस तरह से उनको नकार दिया टीएमसी को। वो पहले ध्यान दे, उसके बाद अगर कहीं से कोई आया है तो उनको मुबारक हो। वो जहां भी रहे अच्छी बात है, उसके वो नहीं, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर कम से कम उसको जो है बाहर रखे। राजनीति में न्यायपालिका को नहीं घसीटना चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए। वो भी इतने जी, शायद आप ये भूल रहे हैं उमेश सिंह जी, अब तक न्यायपालिका पर सिर्फ अन्य दल सवाल उठाया करते थे, दूसरे दलों के लोग सवाल उठाया करते थे, लेकिन आज सवाल उस व्यक्ति ने उठाया है जो कि आपकी पार्टी में थे। देखिए, ये शुरुआत किया है राहुल गांधी जी ने न्यायपालिका को अपमानित करना। उन्होंने 2G 3G 4G के जब घोटाले हुए तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि कुछ नहीं होगा, हमारे लोग कुछ नहीं, सब सही है। तो देखिए, वो इस तरह की परिभाषा, इस तरह की भाषाएं नहीं प्रयोग करना चाहिए। कम से कम ये देश की जनता सुनती है और उसकी जनता का सम्मान करना चाहिए कि वो न्यायपालिका, वो राजनीति में उसको घसीटने से हमारे जाने के बाद फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमसे हम क्या किस मुंह लेकर के और क्या बोलेंगे। तो वो कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए। और वो एक अच्छे भले नेता को ये इस चीज को बहुत जरूरी है। उनका बेटा आज भाजपा में ही है, उनका बेटा क्या बोल रहा है और बाप क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का जवाब ले लीजिए, उसको भी दिखा दीजिए कि कौन क्या कर रहा है। तो ये चीजें देखिए, राजनीति में रह करके बाप जी, आपसे एक सवाल पूछा था उमेश सिंह जी, मेरा सवाल बस यही था कि यशवंत सिन्हा सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। न्यायपालिका और चुनाव आयुक्त अपनी जगह पे वो सही है, उसका कोई रोल नहीं है राजनीति में। वो राजनीति, उसका जो अपना काम है वो कराते हैं और उनका काम है चुनाव कराना, उनका काम है न्याय देना। और वो राजनीति में कैसे यशवंत सिन्हा जी ला दिए, उसको ला करके ये सही बोल रहे हैं? आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कैसे चले गए फिर? कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। वो दिक्कत को पता है, सबको दिक्कत होती है। पार्टियां से लोग छोड़ते हैं, जाते हैं, सबको व्यक्तिगत अपने तकलीफें होती हैं, छोड़ते हैं। कल को आज को मैं भी अगर भाजपा छोड़ देता हूं तो मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं न्यायपालिका और चुनाव आयोग। दयाशंकर आपका जवाब देंगे, ठीक है, बोलिए डॉक्टर दयाशंकर। देखिए, ये लोग जो है, हमारे दो किनारे पे चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का, चाहे इनके दल में ही रहा हो, ये लोग उनसे राय मशवरा नहीं करते हैं। ये बताएं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी पे सभी सांसदों का क्या इन्होंने राय लिया था? लॉकडाउन में किसी का राय लिया था? तो ये लोग सभी को, सिर्फ दो लोग हैं, ये अडानी और अंबानी को, दो लोग को साथ रख के पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। और वैसे भी ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब जब इन्हीं के पार्टी से यशवंत सिन्हा जी आकर ये बता रहे हैं कि आज देश की स्थिति क्या हो चुकी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग का मामला हो, वो भी कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा होता है। दीदी ने तो शुरू में ही बताया था कि देखिए, ये 8 चरण में चुनाव कराने का, एक जिले में 2 बार चुनाव कराने की मंशा से स्पष्ट होता है कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है। टीएमसी को इंतजार था कि कोई ऐसा नेता आए बीजेपी में से और इस तरह के खुलासे करे?
आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उमेश सिंह जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही होगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई मंत्री ऐसे रहे हैं जो कि बीजेपी का साथ छोड़कर जाते रहे हैं। इसी तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, हर पार्टियों का यही इतिहास होता है काजल जी। जब भी पार्टी छोड़ता है कोई, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं गलत हूँ, और वो जो है छोड़ के जाता है तो पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाता है। यही सभी के हाल है, हर पार्टियों का ये हाल है, ये सत्य है। उसको हम तोड़ मरोड़ के कोई गलत बात बताए, वो ये गलत है। वो जनता आजकल बच्चा बहुत समझदार है। आज 2 दिन पहले आप उमेश सिंह जी, जो न्यायिक संस्थाएं हैं उन पर लगातार सवाल उठते हैं, चाहे वो टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, लगातार सवाल उठाती रही हैं कि जो न्यायपालिका से लेकर अन्य संस्थाओं तक जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो या फिर न्यायपालिका हो, कोई भी हो, इन सबको स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं है। सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, सारे विपक्षी दल तो गलत नहीं हो सकते ना। ये देखना होता है कि आरोप लगाने वाला कौन है। अब जैसे जिस तरह से अभी एक एग्जांपल ले लीजिए दीदी जी का, भाई जी जो है वो कोयले के कालिक में पुत गए हैं, उनकी जांच शुरू हो गई। अब उसको बता दें सरकार के ऊपर, गलतियां अपने करे और जो है, और अगर जांच करे एजेंसियां तो दूसरे की गलती हो गई। अगर दीदी जी अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि मेरे ऊपर हमला हो गया, मुझे 5 लोगों ने आकर के मारा और मेरा पैर तोड़ने की कोशिश किया, सारी कुछ बातें किया, उसके बाद दूसरे दिन जो है जब जांच की बात हुई तब कह दिया नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो जो है वो दरवाजा बंद हो गया था दबाव में, उससे चोट लग गई। किस बात को माने? इस तरह की बयानबाजी। बड़े नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, सोच विचार के बयान देना चाहिए। जनता उनके बातों को ध्यान रखती है, उनके सारे लोग प्रशंसक भी और विरोधी भी सब ध्यान देते हैं, सब सुनना चाहते हैं कौन क्या। तो इन सब चीजों पर ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, अगर संस्थाएं कार्रवाई करती हैं, अगर संस्थाएं आपकी पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई करती हैं, तो तभी उन पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, जब से कर रही हैं, हाँ, आगे 2G घोटाला 4G घोटाला पिछली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में हुए थे, तो 6 से 6.5-7 साल इनकी सरकार को हो गया। अगर घोटाले हुए थे तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? अभी तक कार्रवाई किनके ऊपर इन्होंने किया है? इनसे जवाब बनता है ना कि 7 साल आपको सरकार केंद्र में चलाते हो गया। तो इससे पहले की जो भी पूर्ववर्ती सरकार थी, कभी आप बोलते थे कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कौन सा घोटाला, सब नाम आप गिनवाते थे। तो किनके ऊपर ये कार्रवाई किए हैं सत्ता में आने के बाद? बताएं, ब्लैक मनी किन लोगों का लाए? एक लास्ट रिएक्शन, आपका कितना फायदा होगा यशवंत सिन्हा के आने से टीएमसी को? देखिए, यशवंत सिन्हा जी के आने से काफी लोग और भी आने वाले हैं, भाजपा की नींव हिल चुकी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के लिए बंगाल में बहुत बड़ा झटका। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के राज्य में मंत्री रामसूरत राय को शराब के मुद्दे पर उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया है। तेजस्वी ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन पर तमाम आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर पैदल मार्च भी किया गया है और इसके अलावा आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रामसूरत राय का झूठ सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल से शराब बरामद की गई है उस स्कूल को लेकर रामसूरत राय का कहना है कि वो स्कूल उनके भाई हंसलाल राय के नाम पर चल रहा था, लेकिन बिजली का बिल उन्हीं के नाम पर आता था। हम मांग करते हैं कि रामसूरत राय कागजात दिखाएं। अगर जमीन को अमरेंद्र कुशवाहा के नाम पर शख्स के नाम पर चलाया जा रहा था और उसको किराए पर दिया गया था तो उससे संबंधित कागजात दिखाए जाएं। तेजस्वी ने आरोप ये भी लगाया कि जिस शख्स ने पुलिस को कॉल करके स्कूल में शराब होने की जानकारी दी थी, पुलिस ने मंत्री के भाई को बचाने के लिए उसे ही जेल में डाल दिया था और इस मामले में एक फिल्मी कहानी की तरह स्क्रिप्ट लिखी गई थी। रामसूरत राय ने यह भी कहा कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं है, ये उनके भाई की जमीन है जो उन्होंने लीज पर दी हुई थी, जहां कोई और स्कूल चलाता है, जबकि बिजली का बिल हंसलाल जी के नाम पर आता है, यानी ये जो जमीन है उनके नाम पर ही है। तो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव इस समय हमलावर हैं और लगातार मंत्री का इस्तीफा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हम लोग का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और टीएमसी ने इसको लेकर के शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में हमको चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वेदर हुक और वेदर क्रुक, उनको बस चुनाव जीतना है। तो किसी भी एक्सटेंट तक भाजपा और आरएसएस। तो स्कूल में शराब मिलने का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से मंत्री के इस्तीफे को लेकर हमलावर है। कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। बिहार में जिस तरीके का हंगामा है शराब को लेकर, और बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ अभय विश्वास भट्ट जेडीयू का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष लगातार हमलावर है। शराब का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और इस बार तो मंत्री के इस्तीफे की मांग। आपका रिएक्शन? मंत्री के इस्तीफे की मांग उन लोगों ने की है जबकि मंत्री महोदय ने, यह मामला नवंबर महीने का है। 8 नवंबर की यह घटना है जब उनके भाई के स्कूल में पिकअप और शराब से लदी बसें पकड़ी गई थी। उस पर सरकार ने जो एक्शन लिया है वो प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है और मंत्री महोदय ने चुनाव के दरमियान ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वह स्कूल किसके अंडर में है। इसके बावजूद आज लगभग 4 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को यह दिखाई दिया है कि वहां पर शराबबंदी के बाद वहां पिकअप पकड़ी गई थी जिसमें रामसूरत राय जी का मकान है। क्या ये उस समय इस मामले को नहीं उठा सकते थे? आज जब महत्वपूर्ण सरकार का बजट सत्र चल रहा है और आज सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पर बजट है और उसमें आप शराबबंदी का जिक्र कर क्या दिखाना चाहते हैं? 4 महीने के बाद क्या उन्हें याद आया है कि बिहार में रामसूरत राय जी के भाई के स्कूल में ऐसी घटना घटी थी, उस मामले में उनको इस्तीफा देना चाहिए? का काम है, कभी भी मुद्दा उठाया जा सकता है, सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, सत्र के समय उठाया जाए या फिर ऐसे उठा लिया जाए। आप कभी भी मुद्दा उठा सकते हैं, वो नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये 4 महीने से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था?
4 महीने के अंदर सरकार के तरफ से जिला प्रशासन ने वहां पर जो कार्रवाई की है वह सबके सामने है, क्योंकि केस खुला हुआ था, केस हुआ भी है, उसमें कार्रवाई भी की गई है और जो सरकार का नियम है उस नियम के अनुरूप कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब इसमें स्पष्ट है कि रामसूरत राय जी कहीं नहीं है तो फिर उनके पिता के नाम की बात की गई है ना इसमें, कि पिता के नाम की बात आ रही है सामने। पिता के नाम की बात आ रही है, पिता के नाम पर स्कूल है, आज महात्मा पर स्कूल है तो उसी की जांच होनी चाहिए ना। जांच तो पर जिला प्रशासन कर ही रही है। जब पकड़ाया था मामला उसी समय से जिला प्रशासन लगी हुई है। देखिए यहाँ स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी के रीजन में चाहे अपने हो या पराए, कानून के नजर में सब बराबर रहते हैं और यह सरकार तो पहले से ही इसके कई मामले मिले हैं। गया का मामला है जहां रोडवेज का मामला हुआ था, एमएलसी की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभय जी, अगर मंत्री के पिता का नाम उसमें आ रहा है तो कोई ना कोई कनेक्शन तो है ना, कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है इसमें। जानकारी स्पष्ट कर दूं, मंत्री जी के पिताजी का नाम नहीं आ रहा है, मंत्री जी के पिताजी के नाम पर वह स्कूल है। जो इस स्कूल का नामकरण हुआ है वह माननीय मंत्री जी के पिता के नाम पर है। तो ऐसे में अगर महात्मा गांधी जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अगर कोई स्कूल चलाता है तो क्या वो उसमें दोषी पाया जाता है? चितरंजन गगन आरजेडी का पक्ष रखने के लिए समय जुड़ चुके हैं। चितरंजन जी, इतने महीने के बाद याद आई है? नहीं देखिए, इतने महीने की बात नहीं, वो तो लोग प्रतीक्षा कर रहा था कि सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। जब सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तब उसके बाद में विधानसभा में इस सवाल को आदरणीय तेजस्वी जी ने उठाने का काम किया और उसके बाद भी सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। जब सारा प्रमाण सामने आ गया, जब स्पष्ट रूप से वह विद्यालय मंत्री जी का है, उस विद्यालय के कर्ता धर्ता मंत्री जी हैं, मंत्री जी के भाई हैं, और फिर वो जो टीचर है बेचारा उसको जो है सो गिरफ्तार कर बलि का बकरा बनाया गया। इसलिए को सत्र में उठाने की क्या जरूरत थी? पहले से क्यों नहीं उठाया था? आज जिस तरीके से आरजेडी हमलावर है, पहले से क्यों नहीं थी? उठाया गया, लेकिन जब नहीं उस पर सुनवाई हुई तब तो यह विधानसभा सत्र में इसको तेजस्वी जी उठाए। हंगामा क्यों नहीं हुआ इस मामले को लेकर? पहले प्रदर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि शराब को लेकर तो पहले से प्रदर्शन होते रहे हैं, ये मामला पहले भी उठाया जा सकता था। लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते रहे हैं। सवाल कोई पहली बार उठाए हैं तो बात नहीं है। सत्र नहीं चल रहा था तब भी, वैसे भी बाहर भी, और उसके बाद जब सत्र शुरू हुआ है उस समय भी, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय का भी भाषण हो या अन्य जब कभी कोई चर्चा हुआ हो तो शराबबंदी पर तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाती रही है, कोई पहली बार नहीं। लेकिन सरकार तो अब इतना हंगामा हुआ, कहाँ मुख्यमंत्री कहीं कुछ बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब उसके बाद जो है जब यहाँ पर तो बोलने हाउस में बोलने भी नहीं दिया गया, मजबूर होकर तब लोगों को गवर्नर साहब के यहाँ जाना पड़ा। स्थिति तो ठीक है अभय जी, जवाब दीजिए, क्यों सरकार जवाब नहीं देती अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो? सरकार प्रत्येक मसले पर चर्चा के लिए तैयार रहती है और चर्चा करती भी है, बशर्ते आपकी तरीका मानवीय होना चाहिए। हर हंगामा करने से, सिर्फ हंगामा करना अगर मकसद हो तो कोई मामला ही नहीं है। आप हंगामा बगैर हंगामे के सरकार सुनती नहीं है ना, बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए हंगामा मजबूरी है विपक्ष की। बिना हंगामा का एक एक इन लोगों के प्रश्नों का जवाब सदन में हमारे माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं ना ये महोदय, उसे सरकार बोलने नहीं देती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार आरजेडी की तरफ से बिहार में की जा रही है, लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बीजेपी की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की सीईसी बैठक के बाद होगी और आपको बता दें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव
समिति आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दे सकती है। पार्टी ने बुधवार को असम के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और इसी तरह पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।